हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए एमए सोशियोलॉजी का जो कोड है, ठीक है, R439 यानी 400 जो है 39 है, मैथड एंड टेक्नोलॉजी इन द सोशल रिसर्च। ये टॉपिक जो हम आज करेंगे वो करेंगे तुलनात्मक खोज विधि के पार्ट बी। इसमें जो हम पढ़ेंगे बहुत कुछ जानेंगे कि तुलनात्मक विधि और इतिहास में कितने किस्में होते हैं, कैसे कैसे किस्म होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है बच्चों के डिमांड पे बनाई जा रही है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके लिए मैं कुछ करूँ तो इस वीडियो को बहुत से बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इसको पहुँचाओ और मुझे कॉमेंट करो। जितना मैं विस्तृत रहूँगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा और उतना ही आपके लिए मैं हमेशा बनाने के लिए अग्रसर रहूँगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं ऐसा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। तुलनात्मक विधि के किस्में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं इतिहास में द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथड। इतिहास तुलनात्मक विधि, तुलना दो तरह की होती है, उनके आधार पर हम तुलनात्मक विधि की किस्मों का अध्ययन कर सकते हैं। पहले वर्ग में हम उस तुलना को लेते हैं जिसे हम में साझे कोटे और घटनाओं की तुलना की जाती है और इस तुलना में विश्लेषण केवल एक ही विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरे में साझे जो कोटे के घटनाओं की तुलना एक ऐसी तुलना है जो एक जैसी घटनाओं में की जा सकती है, जैसे अलग अलग देशों में संसद व्यवस्था की तुलना। और इस तरह की तुलनात्मक विधि को जो है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा जाता है। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि में कुछ समस्याओं को देखने भी पड़ता है। कुछ उसके द्वारा अध्ययन की जाने वाली घटनाओं में साधारण विशेषताएं हो और साथ साथ ही उनमें हम साझा जटिलता ही हो। दूसरे जो है शब्दों में घटनाओं में सृजनात्मक तुलनात्मक जो रूपांतरण होना जरूरी भी होता है। अब यहाँ पर बात आती है खोजकर्ता की तुलना करते समय उन घटनाओं को जो है परिपेन के अध्ययन भी रहना होता है जिसे हम तुलना की जाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने किसी चीज़ को तुलना करना है तो आपको दोनों वस्तुओं को जो है माइंड में रखने की आवश्यकता है और दोनों की जो है सभी गुण और अवगुण जानने के पश्चात ही आप उसकी तुलना कर सकते हो।
आगे जो हमारा है ऐतिहासिक तुलना विधि के रूप। अब देखिए ऐतिहासिक तुलना करने की क्या विधि है। कहते हैं साझे कोटि घटना की तुलना करना इतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा जाता है। यानी साझे कोटि की घटना, यानी जो भी आपके समक्ष घटना घटती है उसकी तुलना करना ही जो है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि कहा जाता है। साझे कोटि की घटनाओं की तुलना की दो किस्में मानी गई है। ये दो जो है कौन कौन सी हैं हमें समझना पड़ेगा। कहते हैं निकट की तुलना, सबसे पहली बात तो है निकट की तुलना, यानी उसके जो है पास जो है क्या हो सकती है। कहते हैं जब कोई तुलना साजिश रचना और प्रक्रम वाली घटनाओं में की जाती है तो इस तरह की तुलना को निकट की तुलना कहा जाता है। यानी बहुत ही आप संरचना और प्रकार की तुलना करते हो, उसके बहुत निकटता के बारे में जानना चाहते हो तो उसको निकट तुलना कहा जाता है। और इस तरह की तुलना का मुख्य उद्देश्य अलग अलग तरह की घटनाओं में अलगता की खोज करना होता है और यह तुलना अलगताओं के अलग निकास का उनका विश्लेषण भी करती है। इस तरह की तुलना सामाजिक विज्ञान के लिए भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह की तुलना में किसी सामाजिक घटना की व्याख्या सव्यचारक अलगताओं के आधार पर भी की जा सकती है। इस नज़दीकी की तुलना का प्रयोग दुर्खिम के आत्महत्या के अलग अलग किस्मों की व्याख्या करने में भी किया गया था। अगर आत्महत्या के जो सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था दुर्खिम का, तो शायद आपको इसके बात की समझ जरूर हो जाएगी। उसने दिखाया भी है कि अलग अलग सव्यचारों में आत्महत्या के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। इस तरह एक विद्वान जो है लिपसेट से बताता है जैसे जैसे समाजों में आर्थिक विकास होती है वैसे वैसे ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की संख्या बढ़ती ही रहती है। यानी कहते हैं जैसे समाज का विकास होगा नए रूप रंग जो होता है सदैव चेंज होता रहता है। उसके पश्चात जो हमारा दूर की तुलना, देखिए इस तरह की तुलना में अलग अलग तरह की संरचना वाली घटनाएं या संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह की तुलनाओं की ऐतिहासिक तुलनाएं कहलाती है क्योंकि इनमें से अलग अलग युगों में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं की तुलना शामिल की जाती है। यानी अलग अलग युग में जो घटना घटी थी उसका जो है हम यहाँ पर तुलना करते हैं। इस विधि में घटनाओं से संबंधित उन तत्वों को निकाल दिया जाता है जिसमें साझेपन पाया जाता है। यानी साझेपन की जो प्रवृत्ति होती है उसको निकाल देना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होती है। यह दूरी की तुलना सामाजिक विज्ञान में विशेष महत्व भी रखती है। उसके पश्चात हमारा है एक ही घटना की अलग अलग दृष्टिकोण से तुलना। सामाजिक खोजकर्ता में जो है घटनाओं का अध्ययन करने की दूसरी विधि है। एक ही घटना की अलग अलग दृष्टिकोण से तुलना करने की विधि भी इसको मानी जा सकती है। इस विधि के दौरान एक ही घटना का मुख्य विषय होती है। अगर आपको देखो आगे कुछ करना है तो एक ही घटना के जो है इर्द गिर्द आपको घूमने की आवश्यकता है, जिनका अध्ययन विधियों द्वारा कुछ परिणाम प्राप्त करने से भी किया जाता है और फिर परिणामों का विश्लेषण करके साधारणीकरण किया जा सकता है। संस्था, समुदाय और ग्राम आदि को इस तरह की तुलना के विषय के आधार पर ही दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि इसको दो भागों में बांटने की ये सबसे बड़ी अच्छी पद्धति है। एक ही विषय में तुलना, देखिए समाज शास्त्री का कहना है कि समाज एक समूह और उनका ज्ञान भी संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिए। इस दृष्टि से ही एक ही विषय की घटनाओं का अलग अलग विधियों द्वारा अध्ययन करना चाहिए। यानी कोई भी घटनाएं घटती है उसको अलग अलग विधियों द्वारा अध्ययन करना ही इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। कहते हैं और उस समय अध्ययन से प्राप्त अलग अलग परिणामों की तुलना करनी भी चाहिए। अध्ययन वस्तु के विशेष पक्ष का अध्ययन विशेष वैज्ञानिक द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो समाज आज बन गया है वो सामाजिक पद्धति की जगह पर आज वैज्ञानिक पद्धति ने बहुत ले लिया है। आज कोई भी घटना घटता है तो हम उसको जो है सामाजिक तौर पर नहीं देखते हैं, उसको वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं और साइंटिफिक तौर पर उसको सोल्यूशन करते हैं और इसको खोज करके हम नई कंक्लूजन निकालते हैं। जो कहते हैं जैसा समय बदल गया है वैसा ही अध्ययन करना होता है। आपको पता है कि पुराने समय में कोई दोषी होता था, कोई उसके समक्ष पाया जाता था तो उसको ही हम गुनाहगार मान लेते थे, ऐसा ही होता था। ये आपको भी ज्ञान है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पहले हम जांच पड़ताल करते हैं, एविडेंस देखते हैं, फिर जाके जो है हम अपना जो है पूरा निष्कर्ष निकाल के फिर हम जो है रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए ये वैज्ञानिक ढंग जो है कई निर्दोष की जान भी बचा देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति है और किसी का हेल्प भी करने गया है, अगर वो गलती से फंस गया है उसमें तो वैज्ञानिक तथ्य जो है उसको उस चीज़ से अलग कर देती है और उसको बचा सकती है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
कहते हैं कि दूसरे शब्दों में एक ही विषय में तुलनात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययनकर्ताओं की एक टोली द्वारा घटनाओं के एक पक्ष का और दूसरे टोली द्वारा दूसरे पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह विधि एक टोली संयोग से जो है प्रगतिशील होती है, यानी इससे ही ये आगे बढ़ती भी है। उसके पश्चात हमारे पास है अनेकों विषय की तुलना विधि। देखिए, अनेकों कहते हैं ना, हर एक विषय के बारे में जानना ही एक साइंटिस्ट का एक जो है एक रिसर्च का आधार बनता है। कहते हैं इस तरह की विधि में अनेकों विषय से संबंधित विद्वान एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक ही घटना का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से भी करते हैं। जैसे परिवार विघटन, सामाजिक घटना, इस अध्ययन का ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्री, समाजशास्त्र, इतिहास आदि महिम अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। इस तरह की विधि को अनेकों विषय की तुलनात्मक विधि या अंतर्वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। यानी इसे आप कह सकते हो अंतर्वैज्ञानिक विधि, क्योंकि अंतर्वैज्ञानिक विधि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप 5 व्यक्तियों को बैठा रखे हो, वो अलग अलग विषयों की जो है ज्ञान करता है, सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं, सबके अपने विचारधाराओं के प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जो इसमें रिसर्चर हैं उनको इस बात को कंक्लूजन निकालने की आवश्यकता है कि सभी व्यक्तियों के बातों में कौन सी बात जो थी कॉमन थी और किस बात को जो है हमने आधार बनाना है। यही चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मानी भी जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समाजशास्त्र में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग, आखिर हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, इसके विषय में कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि की व्याख्या विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तुलनात्मक दृष्टिकोण में अंतर से किया है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक वर्णनात्मक विधि और तुलनात्मक विधि में उन तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है जिनके वर्णन ऐतिहासिक विधि से प्राप्त होती है। तुलनात्मक विधि घटनाओं में पाई जाने वाली सत्यताओं का विश्लेषण करके घटना संबंधी साझे सिद्धांतों का निर्माण करती है और इस तरह समाजशास्त्री की दृष्टि से ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि दोनों ही अलग होते हैं, परंतु समाजशास्त्र में इन दोनों की विभिन्नताओं को समाप्त करके एक जो है समायोजनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यानी सभी चीज़ों को जो है कंक्लूजन निकाल के एक नई दृष्टिकोण अपनाई गई है। इन समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि दोनों का ही होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक विधि का नया घटनाओं के विवरण का विश्लेषण करना होता है, परंतु जब तक घटनाओं का विवरण प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है तुलनात्मक विधि द्वारा उनका विश्लेषण संभव ही नहीं होगा। घटनाओं का यह वर्णन हमें ऐतिहासिक विधि से ही प्राप्त होती है, इसलिए कुछ समाजशास्त्री ऐतिहासिक विधि को एक दूसरे के पूरक मानकर, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, पूरक मानते हैं और इस एक नई विधि को जन्म दिया जाता है जिसको हम ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप एक बात नहीं रखिएगा कि जब तक घटनाओं को जो है विश्लेषण नहीं कीजिएगा, कहते हैं दोनों को पूरक बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोनों को आप लेके चलिएगा, दोनों में से जो असमंजस जो रहेगी उनको दूर कीजिएगा और दोनों के बीच में जो मेन बातें कनेक्टेड है उसको निकालिएगा, तो इसी को ही हम कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि भी कह सकते हो। इससे हम क्या करते हैं, तुलना करके जो है नया कंक्लूजन निकालते हैं। उसके पश्चात जो हमारा दोस्तों ये है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि या समाजशास्त्र में प्रयोग। देखिए, समाजशास्त्रियों के विचार पर प्रभाव अलग अलग समाजशास्त्री समाज का अध्ययन अलग अलग दृष्टिकोण से भी करते हैं। आधुनिक युग के जो है विकासवादी समाजशास्त्री ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि का तालमेल करने में विश्वास रखते हैं। इन तालमेल को ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का नाम भी दिया गया है और इस विधि में जो है काम्टे, स्पेंसर, दुर्खिमी और वेनर, सेरोकिन और राइटल जैसे समाजशास्त्री के विचारों को प्रभावित भी किया है और समाजशास्त्र अध्ययन में उनके दृष्टिकोण को एक नया मोड़ भी दिया है। ठीक है, ये बातें तो अपनी जगह पर सत्य सिद्ध होती है, लेकिन कहते हैं कि नए तथ्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिकोण के कारण समाज में जो है कदर कीमतों का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र आदि नए तथ्य के भी जन्म हो रहे हैं। तो जन्म तो होना, कहते हैं ना, यहाँ पर नए विचार का जन्म होना और नए पुराने विचार का खंडित होना, ये तो स्वाभाविक रूप से चलता ही रहता है, क्योंकि समाज जो है सदैव परिवर्तनशील ही रहती है और जो परिवर्तनशील रहता है उसमें जो है इतिहास भी बदलती ही रहती है। तो आप देख सकते हो कि पुराने समय का इतिहास क्या थी और आज के जनरेशन की जो इतिहास है वो क्या बन रही है। तो कहते हैं समय जो है सभी चीज़ों में
असमंजस स्थापित करने के लिए हमें प्रेरणा देती है और हमें आगे बढ़ने के जो है विकल्प भी समझ सकती है। कहते हैं महत्व प्रक्रियाओं का अध्ययन में सहायक है। आधुनिक युग में आधुनिकीकरण, नागरीकरण और औद्योगिकरण, राजनीतिकरण और लोकतांत्रिकरण आदि का महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का उपयोगी माना भी गया है। कहते हैं ऐतिहासिक व्याख्या, ऐतिहासिक दर्शनों का यत्न सदा ऐसे सिद्धांतों को खोज करना रहा है जिस के द्वारा संपूर्ण मानव इतिहास की व्याख्या की जा सके। इस तरह की जो है खोज में समाजशास्त्री के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इन दृष्टिकोणों का ज्ञान ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है साझे नियमों की स्थापना। देखिए, समाजशास्त्र के विकास में कुछ नियम भी पाए जाते हैं, उनकी स्थापना करने में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता है और ये चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और समझी जाती है। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में विधि का प्रयोग। देखिए, समाज में अनेकों संस्थाओं का संरचना आदि में भी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन संबंधी विद्वानों के विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी मैं इसी बात पर भी चर्चा कर रहा था कि समय समय पर जो है हर चीज़ बदल रही है, समाज भी बदल रही है, जो थिंकनर है, जो फिलोसफर है, उनके विचारधारा भी चेंज हो रहे हैं और समाज में नए नए विचारधारा उत्पन्न भी हो रही है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन माना था। जो आर्थिक कारक होते हैं वो होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्स वेबर ने धर्म को सामाजिक परिवर्तन का एक ही कारण माना था। परंतु विकास के आधुनिक युग में यह विश्वास किया जाने लगा कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन किसी विशेष कारक परिणाम नहीं होता है। ऐतिहासिक तुलना विधि ही विचारधारा को जन्म देती है, क्योंकि इतिहास की जब तुलना करते हो तो एक नई विचारधारा आपके जो है मन में जन्म लेती है और इस दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार है कि अलग अलग समाज और सभ्यताएं, सदाचार और व्यवस्थाओं का विकास किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि इन सभी का विकास उनमें पाए जाने वाले परिवर्तन के कुछ साझे नियमों के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये बातें अभी काफ़ी हद तक सत्य भी है कि समाज, सभ्यताएं, सदाचार और व्यवस्थाओं के विकास के कारण ही होती है। दोस्तों, कहते हैं समाज में विकास करने या नहीं करने, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप अपने पूर्वजों को विचारधारा को देखिए और अपना विचारधारा देखिए, दोनों में कई अंतर पाई जाती हैं, लेकिन कई विचारधारा जो होती है आपस में मिलती जुलती भी है और आपको सही भी लगती है। तो कहते हैं दोनों को ही साथ में लेके चलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे जो है इसमें आप देख ही सकते हो कि ऐतिहासिक घटना चक्र की जो है वर्णनात्मक व्याख्या भी किया गया है। कहते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिकोण के कारण अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया का ज्ञान संभव हो सकता है। धर्म, कर्म और विभाजन आदि की विवेचना इसी विधि के आधार पर भी की जा सकती है। कहते हैं किसी ने धर्म को बनाया है परिवर्तन का कारण, तो किसी ने क्या बोला है कि आर्थिक कारण बताया है। देखिए दोस्तों, सबके अपने अपने विचारधारा है। अगर कोई धार्मिक कारण की वजह से समाज परिवर्तन हो जाता है तो ये भी बहुत अलग लगती है, कुछ आर्थिक कुछ सामाजिक कारणों की वजह से परिवर्तन होती है तो ये भी एक विचित्र लगती है, क्योंकि कहते हैं ना कि समाज में जो है इन चीज़ों की बदलाव होती रहती है। आप देखते ही हो कि आर्थिक रूप में जो व्यक्ति होते हैं कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, तो ये तो समय के अनुसार चलता ही रहता है। और धर्म में बात है तो धर्म में कहते हैं ना, धर्म तो हमें सिर्फ अच्छे रास्तों पर जाना सिखाता है, लेकिन गलत रास्ते या धर्म अपना भ्रष्ट करने की बात नहीं बताती है। जो चीज़ गलत बताई गई है एक धर्म में, वही बात दूसरे धर्म में भी उसी चीज़ को गलत बताई गई है। इसका मतलब है कि धर्म सिर्फ हमें अच्छी बातें ही सिखाती है, गलत बात नहीं सिखाती है। लेकिन कहते हैं सबके अपने अपने विचारधारा है और उन विचारधाराओं को खंडित करना शायद संभव भी नहीं रह जाती है। उसके बाद जो अगर आप इसका परिणाम लिखना चाहोगे या कंक्लूजन लिखना चाहोगे तो कहते हैं ना इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि समाजशास्त्र में इतिहास तुलनात्मक दृष्टिकोण के बड़ी तीव्रता से अपनाया जा रहा है और इस परिणाम के स्वरूप समाज में नई जो है मान्यताएं और कदमी कीमतों का जन्म हो रही है। और समाज में कहते हैं बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन बन रहे हैं जिसकी वजह से जो है व्यक्तियों की विचारधारा और उनके जो है सोच बदलती जा रही है। कहते हैं ऐसे असमंजस होना जो है हमारे समाज के लिए उपयुक्त नहीं भी है और कहते हैं कुछ हद तक उपयोगी भी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि पुराने चीज़ों को लेकर चलना आगे वाले लोगों के लिए संभव नहीं है और जो आगे लोगों को लेकर पीछे वाले के बात को ठुकरा देना ये भी संभव नहीं है, क्योंकि पुराने और नए बातों में जो है सही तालमेल बैठा के ही जो है हम जीवन को जो है सक्षम और सार्थक बना सकते हैं।
अगला टॉपिक जो हमारा दोस्तों है वो ये है कि खोज, देखिए वर्णनात्मक खोज डिजाइन की विधि। देखिए जो वर्णनात्मक खोज डिजाइन है आखिर क्या है, कैसे हम जो है इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। तो कहते हैं वर्णनात्मक किस्म के तथ्यों से बिना किसी जो प्रकार की खोज संभव नहीं है। किसी भी सामाजिक समस्याओं के हाथ में लेने हो, चाहे शहरी भीड़ भड़क्का हो, चाहे जुर्मों की हालत, चाहे कुछ और, उसके संबंध में हमें वर्णनात्मक तथा तथ्य जरूरी इकट्ठा करने पड़ेंगे। वर्णनात्मक खोज डिजाइन इस जरूरत को पूरा भी करती है। इसमें डॉक्टर R.N. मुखर्जी अनुसार विषय का समस्याओं के समाधान में वास्तविक तथ्य के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक खोज जो है प्रचलन करना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके लिए जरूरी होती है कि विषय के संबंध में हमें यथार्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसके बिना जो है अध्ययन विषय या समस्याओं के संबंध में हम जो भी कुछ वर्णनात्मक विधि के पेश करेंगे वो विज्ञानी न होकर दार्शनिक हो जाएगी। तो ये बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी सिद्ध होती है कि कहते हैं कि जब तक अध्ययन विषय की समस्या का समाधान हम करते हैं तो वो सदैव ही दार्शनिक हो जाती है। इसमें यही बात सामने आपके समक्ष आता है कि वर्णनात्मक सूचना प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हो सकती है। वर्णनात्मक सूचना प्राप्त करने की अलग अलग विधियां निम्नानुसार हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रश्नावली, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रश्नावली। कहते हैं प्रश्नावली द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा की जा सकती है। जब भी आप विश्लेषण करते हो या जानकारी इकट्ठा करते हो तो इसके लिए आपको प्रश्न आपके समक्ष होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास प्रश्न नहीं रहेगा आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है वो है प्रश्नावली, ठीक है। और इसके बहुत ही ध्यान में बनाना चाहिए। इस मध्य प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए जिसका जो है आंसर देने वाला व्यक्ति जो है बहुत आसान तरीके से दे दे और आपका मकसद जो हो कंप्लीट हो जाए। तो यही बात जो है डिज़ाइन। देखिए रिसर्च मेथड को अगर डिज़ाइन तैयार करना है तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है प्रश्नावली। कहते हैं जब तक आपके प्रश्न जो होंगे ऐसे नहीं होंगे जिससे आप दूसरे व्यक्ति से हर एक बात जो है आप समझ सकते हो और जानने की कोशिश कर सकते हो। कहते हैं उनमें किसी प्रकार का अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे जो है व्यक्ति खुद ही कन्फ्यूज हो जाए। जो प्रश्न जुलझदार और अस्पष्ट होंगे तो उनका उत्तर ठीक प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी जो रिसर्चर होते हैं उनका प्रश्न जो होना चाहिए बहुत ही क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको सुनने वाला हाँ या ना में डायरेक्ट जो है आपको आंसर दे दे और आप बहुत बड़े कंक्लूजन पे निकल जाएं। यदि प्रश्न उत्तर देने वाले की दिलचस्पी इस बात में पैदा करें कि वह जरूरी उत्तर तैयार करें और उत्तर को आपस डाल के जो है हवाले भी करें, तो इस पक्ष को देखते हुए किसी भी तरह जो है आपसंदिग्ध किस्म के नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त करने का एक ढंग यह भी है कि फील्ड वर्कर जिनके दिखलाई प्राप्त हो संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर जरूरी जो सूचना इकट्ठा करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति से इस विषय में जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति ने इसका रिसर्च किया उसके पास जाइए और ऐसे ऐसे प्रश्न इकट्ठा कीजिए जो कि उसको देना भी आसान हो और आपके लिए पूछना भी आसान हो। ऐसा ना हो कि ऐसे हम प्रश्न पूछें जिसमें हम खुद ही उलझ जाएं और जो प्रश्न उत्तर देने वाला बंदा है उनको सोचने का मौका मिल जाए और आपको आपके ही प्रश्न में आपको ही उलझा दे। तो ये जो होता है अच्छा रिसर्चर का गुण नहीं होता है। उसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी इसी तरह का एक प्रक्रिया है। कहते हैं इंटरव्यू एक अन्य विधि है जिस द्वारा जो है वर्णनात्मक सूचना प्राप्त किया जा सकता है। इंटरव्यू के लिए अब पहले अलग होकर जाना बहुत जरूरी है, यानी अलग होकर पहले तैयार करने की आवश्यकता होती है, जबकि खोजकर्ता ठीक प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। इंटरव्यू जरूरत अनुसार थोड़े व्यक्तियों से भी किया जा सकता है और साधारण लोगों से भी जो गिनती में बहुत ज़्यादा होते हैं। कई जो होते हैं स्थितियों को प्रतिनिधित्व समूह यानी ग्रुप चुनकर इंटरव्यू भी किया जाता है, यानी उनको अकेले में बैठा के उन सबकी बातों को तथ्यों को जाना जाता है और इनमें से जो कॉमन बात होती है उसको जो है रिसर्च में सम्मिलित भी किया जाता है। उसके पश्चात हमारा है निरीक्षण। देखिए बहुत सारी वर्णनात्मक सूचना जो निरीक्षण द्वारा भी इकट्ठी की जा सकती है। गुड और होटल गुड्स एंड द हार्ट्स ने निरीक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो लिखते हैं The science began with the observations and must be ultimately returned to be observation for its final validations। भाव विज्ञान परीक्षण से शुरू होती है और इसकी अपनी अंतिम जो जायजगी के लिए फिर विज्ञान की तरफ मुड़ना पड़ेगा। यानी कहते हैं कि जितना मर्जी आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी घूम लो, लेकिन एक न एक दिन आपको विज्ञान की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, यानी फाइनल वैलिडेशन होना ही पड़ेगा।
निरीक्षण विधि को डॉक्टर एस.आर. वाजपेयी ने सबसे पुरानी विधि कहा है जो मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक जांच के लिए उपयोग की जाती रही है। मनुष्य की दृष्टि का ज्ञान निरीक्षण द्वारा ही प्राप्त होती है। जिसे भी हमारी समस्या पर जो है खोज कार्य करता है उसको उस विषय प्रति अन्य साधनों के अलावा निरीक्षण से भी काम लेना भी पड़ेगा। तो ये बातें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। उसके पश्चात हमारा है निरीक्षण की किस्में। देखिए दोस्तों, निरीक्षण की कई किस्में हैं। निरीक्षण की सभी किस्मों से ज़्यादा जो विश्वास योग्य भागीदारी निरीक्षण यानी पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो है निरीक्षीकरण कारक स्वयं समूह का एक सदस्य बनकर शामिल होता है और जरूरी सूचना इकट्ठा भी करता है। इस प्रकार के निरीक्षण प्रति डॉक्टर एस.आर. वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा है, द ग्रुप कैन बी ऑब्जर्व इन इट्स नेचुरल बिहेवियर, दे आर नॉट accused of their fact that they are beginning observed and consequently there is a behavior it not influenced by their conditions feeling। यानी साफ शब्दों में बात कहा जा सकता है कि भाव समूह को उसके कुदरती व्यवहार समय देखा जा सकता है। मेंबर इस बात के प्रति जो है सचेत नहीं होते हैं कि उनके कोई देख रहा है और परिणाम स्वरूप उनका व्यवहार उस सचेत असहास से प्रभावित नहीं होती है। अन्य भी कई ढंग जैसे कि सरकारी प्राइवेट रिकॉर्ड या अनुसूचित आदि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। कहते हैं निदात्मक और वर्णनात्मक खोज डिजाइन के मध्य अंतर। अब देखिए निदात्मक और वर्णनात्मक में जो है क्या अंतर है, इसमें सबके अपने अपने विचारधारा है। कहते हैं दोनों मध्य क्षेत्र का अंतर है। निदात्मक खोज डिजाइन जो है समस्या का विवरण देने के साथ साथ हल का सुझाव भी देता है, पर वर्णनात्मक खोज डिजाइन में सिर्फ मौजूदा समस्या का ही वर्णन करता है। यानी आप कह सकते हो कि जो वर्णनात्मक होती है वो सिर्फ प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करती है और निदात्मक जो होती है पुराने के साथ नए का भी सुझाव देती है। उसके पश्चात जो है दूसरा अंतर ये आता है कि डायग्नोस्टिक्स इज डिजाइंस आर एंट्रीज मोटिवेट बाय देयर हाइपोथेसिस, इट इज डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ डिजाइन टू हाइपोथेसिस is formulated on their base of the descriptions of exciting to the data and or materials। कहते हैं इसका भाव यही होती है कि भाव निदात्मक डिजाइन पुण्य तौर पर परिकल्पना के आधार पर चलते हैं। यानी इसमें कल्पना होती है। निदात्मक में क्या होती है दोस्तों? कल्पना यानी परिकल्पना होती है। वर्णनात्मक डिजाइन में परिकल्पना का निर्माण मौजूदा डाटा या सामग्री के आधार पर किया जाता है। यानी जो आपके पास रिसर्च में जो क्लू मिला है उसी के बेस को हम आधार बना के हम परिकल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। आपने देखा होगा कि कोई आत्महत्या के जो प्रोसीजर अपनाते हैं तो उसमें जो है लोग क्या करते हैं उसी तरह के जो है डेमो बनाते हैं, उसी तरह से जो है स्ट्रक्चर लेके आते हैं, स्टैच्यू लेके आते हैं और उसी तरह से जो है हम करने की कोशिश करके देखते हैं, डेमो देखते हैं कि कैसा हालात रहा होगा, कैसे चीज़ें रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है रिसर्च में महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। कहते हैं वर्णनात्मक खोज जो है डिजाइन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होती है, पर निदात्मक खोज डिजाइन के मौजूदा समस्याओं के हर पक्ष में समझौता और हल का भी सुझाव देता है। तो कह सकते हो इनकी अपने अपने महत्व भी होती है। दोनों में काम करने का ढंग अलग अलग होता है। यानी दोनों के काम करने का जो ढंग है रंग रूप है वो अलग होती है। जिन क्षेत्रों में डाटा नहीं मिलता है वहाँ वर्णनात्मक खोज डिजाइन ठीक रहता है। यहाँ पहले डाटा काफ़ी है और हल तलाश करना वहाँ जो है निदात्मक विधि ठीक रहती है। कहते हैं वर्णनात्मक डिजाइन के निर्माण के पड़ाव। अब हमने इसमें जानना है कि वर्णनात्मक डिजाइन के निर्माण के कौन कौन से जो है पड़ाव महत्वपूर्ण है। वर्णनात्मक जो है कहते हैं खोज डिजाइन के संबंध में डॉक्टर आर.ए. मुखर्जी ने कई पड़ाव दिए भी हैं। इसका पहला पड़ाव तो यही होता है कि पहला पड़ाव अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना होता है। जब तक निश्चित नहीं होते हैं तब तक काम ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है। दूसरी बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि डाटा इकट्ठा करना इस खोज डिजाइन का मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए दूसरा पड़ाव डाटा इकट्ठा करने से संबंधित तकनीकों की तलाश होती है। तीसरी बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पड़ाव पर प्रतिनिधि सैंपल का चयन किया जाता है। यानी यहाँ पर सैंपल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सैंपल से जो है हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे सैंपल्स होना ज़रूरी है जिसे इकट्ठा किया जाए और डाटा लाभदायक भी सिद्ध हो। कहते हैं डाटा इकट्ठा करना और उनके पड़ताल करना अलग पड़ाव में ही आता है। परिणामों का विश्लेषण प्राप्त सामग्री को इस पड़ाव पर किया जा सकता है। इन पड़ाव पर जो है सावधानी प्रयोग करने से ही सही परिणाम प्राप्त भी हो सकते हैं।
कहते हैं अगला पड़ाव प्रस्तुत करने या प्रस्तुतिकरण का इस पड़ाव जो है पड़ाव संबंधी भी समाधान रहना जरूरी भी है, क्योंकि इस पड़ाव पर मूल्य, तथ्य और परिणाम दोनों भी पेश किए जाते हैं। भाषा सरल होनी चाहिए जो तुरंत समझा जा सके। यह अलंकार कारक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति को कई बार इस वास्तव प्राप्त इस प्रकार की भाषा में समझ नहीं आती है। तो कहते हैं कभी भी जो आपका परिणाम है, कभी भी जो आपने उद्देश्य किया है, सैंपल इकट्ठा किया है, तो वो जो लिखे हो आप, तो उसकी भाषा जो होना चाहिए साधारण होना चाहिए, जिसको जो है कोई भी जनमानस आसान शब्दों में उसको जो है अनुसरण कर सके और समझ सके। तो ये जो बातें होती है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रखती हैं। उसके बाद कहता है वर्णनात्मक खोज डिजाइन का खोज के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, और इसका कारण यह है कि जब तक तथ्य ही इकट्ठे नहीं होते हैं खोज का कोई काम नहीं हो सकता। यानी जब तक तथ्य आप इकट्ठा नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी खोज होना संभव नहीं है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।